गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को कर लिया है। अगर आपने वो ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देख लें। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। और 1500 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर दिए हैं तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तीसरी क्लास का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट हुआ था उसका रिवीजन। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनको पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था? तो इनको 2016 में मिला था। और यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के ही डांसर हैं और इनको टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी की मिसाल इनको कहते हैं। जो रीथन फोक डांस का संबंध कहाँ से है? गुजरात से। और गुजरात में ही डांडिया, गरबा, गराबा इत्यादि डांस किए जाते हैं। रविचंद्रन अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट। और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। 39A आर्टिकल, इसका संबंध किससे है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित। और 39D समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसमें कही गई है। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ये करता है रेनिन एंजाइम। अब है हमारा फोर्थ प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, ओडिसी क्लासिकल डांस का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध ओडिशा राज्य से। रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है जो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है जिसको सादिराट्टम दासियट्टम कहते हैं और ये तमिलनाडु राज्य का है। शोभना नारायण, इनका संबंध है। बिरजू महाराज, इनका संबंध है कथक से। सुजाता महापात्रा, जहाँ पर भी महापात्रा वर्ड दिखाई दे तो उसका संबंध होगा ओडिसी क्लासिकल डांस से। और रविकांत महापात्रा और सुजाता महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2017 में दिया गया था। केलुचरण महापात्रा ओडिसी क्लासिकल डांस के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और पहला ओडिसी व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था वे थे केलुचरण महापात्रा, जिनको सन 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। और ओडिसी क्लासिकल डांस को पुनर्जीवित करने का श्रेय केलुचरण महापात्र को ही जाता है। इन्होंने सृजन स्कूल की स्थापना 1993 में की थी, लेकिन इसने कार्य करना 1994 में शुरू किया था। सुक्ता पाणिग्राही, रानीकरण, मायाधर राउत, ये सभी ओडिशा डांस से संबंधित है। और ओडिसी डांस के जनक गुरु पंकज चरण दास को माना जाता है। जहाँ पर भी चरण और दास हो तो उनका संबंध भी ओडिसी क्लासिकल डांस से होगा। और ये किस नृत्य शैली में की जाती है? तो जो ये ओडिसी क्लासिकल डांस है यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ से संबंधित है जो पूरी रथ यात्रा से भी संबंधित है। और इसमें त्रिभंग मुद्रा, शरीर को 3 भागों में मोड़ लिया जाता है, जैसे ऐसे इसमें शरीर की त्रिभंग मुद्रा बन जाती है। और पूरी रथ यात्रा में जगन्नाथ के साथ साथ और किन का रथ होता है? तो भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का रथ भी यहाँ पर होता है। और जो यहाँ पर जगन्नाथ का रथ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ओडिसी क्लासिकल डांस में जो पहला स्टेप होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं मंगलाचरण। और लास्ट स्टेप होता है जिसको कहते हैं मोक्ष। और भरतनाट्यम का पहले स्टेप को कहते हैं अलारिपू। और लास्ट स्टेप को क्या कहते हैं? तो ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। ओडिसी क्लासिकल डांस का पता हमें कौन सी गुफाओं से चलता है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा से। सचल मूर्ति किस में होती है? तो ओडिसी क्लासिकल डांस में होती है। इसमें ज्यामितीय पैटर्न डांसर के शरीर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, उत्सव से संबंधित है। तक टोक उत्सव, ये एक बौद्ध उत्सव है और कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और चम डांस इसी को कहा जाता है। हेमिस तसु, ये गुरु पद्मा संभवम की याद में होता है। कोरजोक फेस्टिवल, नरोपा फेस्टिवल जिसे हिमालय का कुंभ कहते हैं। केमडे, सिंधु दर्शन, ये सभी होते हैं लद्दाख में महत्वपूर्ण फेस्टिवल। कुंभ 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन में। और कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा करवाई गई थी जो वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक था।
और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को भी बनाया था। पहले इसकी राजधानी होती थी स्थानेश्वर। असम असम में कौन कौन से मनाए जाते हैं? बिहू, माजुली, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो कामाख्या माता मंदिर में लगता है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। योनि की पूजा यहाँ पर होती है। नागालैंड नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोआत्सु और सेंक्रेनी फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल अभी हाल ही में शुरू हुआ है और इसमें जो भागीदार देश है वो कौन बना है? तो भागीदार देश बना है वेल्स और 2024 में 1 से 10 दिसंबर तक इसका आयोजन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं। त्रिपुरा में मनाया जाता है उनाकोटी, पिलकर और नीरमहल। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो कल्याणोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग, ड्री, मोपिन, मुरुंग, तमिलनाडु इत्यादि फेस्टिवल मनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली, पोला महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। राजिम कुंभ जिसे छत्तीसगढ़ का कुंभ कहते हैं। गोवा में चिक्कलकाला और सनबर्न। गुजरात में वोठा और दिवासो फेस्टिवल मनाते हैं। हल्दा, नलवारी और चैट फेस्टिवल ये हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप मैक्सिमम बार विजेता कौन बना है? तो क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार विजेता बना है ऑस्ट्रेलिया और इसने 6 बार जीत लिया है। और इससे पिछले वाला जो 2019 में होता इंग्लैंड 2019 में विजेता रहा था। शुरुआती 2 वर्ल्ड कप के विजेता बने थे वेस्ट इंडीज़ 1975 और 1979 में और भारत तीसरा वर्ल्ड कप जीता था जो तीसरे क्रम का था 1983 में और 2011 वाला। तो 2 वर्ल्ड कप अब तक भारत ने जीत लिए हैं। भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में कितनी बार पहुंचा है? 4 बार फाइनल में पहुंचा है लेकिन 2 ही बार जीत चुका है और 2 बार हार चुका है। 1983 में जब भारत वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता था तो यह फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? लॉर्ड्स मैदान इंग्लैंड में हुआ था और इसमें कैप्टन थे कपिल देव और 43 रन से भारत जीत गया था और इसमें मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को बनाया गया था और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन 38 रन के श्रीकांत ने बनाए थे और सबसे ज़्यादा विकेट 1983 में रोजर बिन्नी ने लिए थे और 18 विकेट इन्होंने लिए थे। 2011 में भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें किसको हराया था? श्रीलंका को हराया और इसका फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी या MS धोनी बने थे और 6 विकेट से हराया था। मैन ऑफ द मैच MS धोनी को बनाया गया था और फाइनल में सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने 97 रन बनाए थे और 2011 में सबसे ज़्यादा विकेट जहीर खान और शाहिद अफरीदी दोनों ने 21 विकेट लिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। थर्ड क्वेश्चन है अरुंधति रॉय को मैन बुकर प्राइज कब दिया गया था? तो इनको 1997 में दिया गया था और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या मामूली चीज़ों का देवता नामक पुस्तक के लिए दिया गया था और 2024 में अभी हाल ही में इनको पेन पिंटर अवार्ड भी दिया गया है। यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 भी इनको प्रदान किया गया है और इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जैसे आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड द सेंट, माई सेडिटियस हार्ट, मेरा उदास हृदय और नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई थी। तो ये 3-4 बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 5th क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कौन करवाता है? तो ये करवाता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और पहली बार इसका आयोजन 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और 2030 में 100वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जाएगा। तो 100वीं वर्षगांठ में 2030 में भी हैमिल्टन कनाडा में ही इसका आयोजन होगा। 2022 में इससे पहले वाला बर्मिंघम इंग्लैंड में होता और इंडिया की रैंक इसमें 4th रही थी। इंडिया ने इसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज यानी कि टोटल 61 मेडल जीते थे। 2026 में पहले ये प्रस्तावित था विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में लेकिन विक्टोरिया ने मना कर दिया तो अब ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा 2026 में और 2030 हैमिल्टन कनाडा में होगा। और भारत में क्या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है? तो एक ही बार हुआ है सन 2010 में। कॉमनवेल्थ में पदक विजेता पहले भारतीय कौन है? तो ये राशिद अनवर कुश्ती में 74 किलोग्राम भार वर्ग में और 1934 में ये जीते थे। और भारत की ओर से पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ में किसने जीता था? मिल्खा सिंह ने 1958 में
और भारत की ओर से पहली महिला जिसने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो ये थी रूपा उन्नीकृष्णन, जो शूटिंग से संबंधित, और 1998 में इन्होंने ये मेडल जीता था। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ओलंपिक खेल भी दो प्रकार के हैं, प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान के ओलंपिया नगर से हुई थी 776 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक। 776 ईसा पूर्व में ये शुरू हुए थे और 394 ईसा पूर्व में इनको बंद कर दिया गया था। लेकिन दोबारा से बैरन पियरे डी कोबर्टिन, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उनके अथक प्रयासों से इनको दोबारा से शुरू किया गया था 1896 में। इसलिए बैरन डी कोबर्टिन को ओलंपिक खेलों का जन्मदाता माना जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 से हुई थी, इसलिए 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है। और 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हुई थी और एथेंस यूनान में हुई थी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष विकेलस थे और दूसरे अध्यक्ष पियरे डी कोबर्टिन थे। और 23 जून को ही ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक खेलों में शामिल कब हुआ था? तो 1900 में शामिल हुआ था और 1900 के ओलंपिक में ही पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया था। और भारत की ओर से इसमें नॉर्मन प्रिचार्ड, जो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से इसने भाग लिया था और 2 सिल्वर मेडल इसने जीते थे। फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स ये कहा जाता है बैरन डी कोबर्टिन को। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉक और इसका हेडक्वार्टर लुसाना स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 नई दिल्ली में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष JRD टाटा थे और वर्तमान अध्यक्ष में पहली महिला अध्यक्ष हैं PT उषा, जिनको उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पहला भारतीय दल जो ओलंपिक में शामिल हुआ था 1920 में और इसमें 5 सदस्य थे और भारत की ओर से पहली महिला ध्वजवाहक इसी दल में थी पूर्णिमा बनर्जी। और 1920 में ही पहली बार ओलंपिक ध्वज यहीं पर फहराया गया था। पहली भारतीय महिला ओलंपिक मेडल विजेता, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक में अब तक भारत ने कितने मेडल जीत लिए हैं? 41 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड। 8 गोल्ड तो हॉकी टीम ने ही जीते हैं 1928 से 1980 के बीच में जो ओलंपिक हुए हैं तो उनमें। और 2 व्यक्तिगत गोल्ड अब तक जीत गए हैं। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में और 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में और 7 अगस्त 2021 को जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। और इन्होंने 89.58 मीटर दूर भाला फेंका था। अभिनव बिंद्रा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री। और ओलंपिक खेलों में 10 तो गोल्ड जीते हैं, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 जो अभी हाल ही में ओलंपिक हुआ है और ये 33वें क्रम का ओलंपिक था। और 34वें क्रम का ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और इससे पिछले वाला 32वां ओलंपिक 2020 में टोक्यो जापान में हुआ था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की रैंक है 71 और भारत ने टोटल कितने मेडल जीत लिए हैं? तो भारत ने टोटल कितने मेडल जीत लिए हैं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। इसमें भारत ने 1 सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, जिसने 89.545 मीटर दूर भाला फेंका है। स्वप्निल कोसाले जो महाराष्ट्र के रहने वाले और ये शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमन सहरावत सबसे कम उम्र में ओलंपियन जिन्होंने पदक जीत लिया है। हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है जिसने स्पेन को हराया है और 2 मेडल विजेता एक ही ओलंपिक में ये बनी है मनु भाकर, जो शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं। सरबजोत सिंह ये शूटिंग से संबंधित हैं और इन्होंने भी 1 मेडल जीता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब है हमारा इंडियन पॉलिटिकल क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4A अनुच्छेद 51A में हैं। और ये मूल संविधान में नहीं थे और इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे, लेकिन उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन 10 जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। जिस समय
फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और इमरजेंसी के टाइम भी यही राष्ट्रपति थे। भारत में मौलिक कर्तव्य कब लागू हुए थे? तो ये लागू हुए थे 3 जनवरी 1977 को। और अनुच्छेद 21A इसका संबंध किससे है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार का उल्लेख है 21A में। और ऐसा ही अधिकार मौलिक कर्तव्य में कहाँ पर है? तो मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यहाँ पर है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और DPSP में भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो यह है आर्टिकल नंबर 45। तो 3 अनुच्छेद हैं 51A का के पार्ट और अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45। तो इन तीनों में ही एजुकेशन से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य जिसको कहते हैं 51A सब क्लोज A, तो संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। 51AB A का पार्ट B, और इसमें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले तत्वों का हमको सम्मान करना चाहिए। 51A का सब पार्ट C संप्रभुता, एकता और अखंडता, यानी कि इसमें 3 बातों का उल्लेख किया गया है। हमें राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। और अनुच्छेद 51A का D पार्ट, इसमें देश की रक्षा चारों तरफ से होगी, यानी कि 4 है ये, और चारों ओर से क्या होती है? देश की रक्षा। तो देश की रक्षा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 51A का पार्ट E, इसमें भाईचारे की भावना का उल्लेख किया गया है। जब 5 उंगलियां इकट्ठी हो जाए तो एकता में बल होता है और भाईचारे की भावना का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो इससे हम इसको याद कर सकते हैं। और महिलाओं के सम्मान के बारे में भी 5वें मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। 6वां मौलिक कर्तव्य 51AF, 6वीं क्लास में हमने संस्कृत पढ़नी शुरू की थी, तो ये हमारे संस्कृति या कल्चर से संबंधित हो जाएगा। तो हमारी संस्कृति की हमको रक्षा करनी चाहिए। और 51AG A का पार्ट G, यानी कि 7th में पर्यावरण हमारे साथ साथ चलता रहता है। तो पर्यावरण और मानव जीवन दोनों एक साथ रहते हैं, तो साथ से हो गया पर्यावरण की रक्षा करना हमारा दायित्व है। 51AH, H का मतलब है 8, और 8वां मौलिक कर्तव्य है। तो हमारी वैज्ञानिक सोच होना कब शुरू हुई थी? 8वीं क्लास में। तो 8 से हो गया वैज्ञानिक सोच रखना प्रत्येक मानव का एक सभी भारतीयों का कर्तव्य है। तो हमें एक वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। और 51AI, यानी कि 9वां मौलिक कर्तव्य, इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। अगर आपसे कोई पूछे हिंसा करोगे तो हम कहेंगे नो। तो नो से हो गया हिंसा से दूर रहना। 51AJ, J का मतलब है 10वां, और राष्ट्र निरंतर प्रयास करके उपलब्धि तक पहुंचता रहे, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और 51A का पार्ट K, यह है 11वां मौलिक कर्तव्य जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान करवाता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो इनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी, और सिख व्यक्ति थे इन्हीं के बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के द्वारा। और क्यों की गई थी? क्योंकि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था और इन्होंने अपनी आर्मी को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में उतार दिया था। तो सिख समुदाय इनसे नाराज हो गया था, इसलिए इनके द्वारा हत्या कर दी गई, ऐसा इसमें बताया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कहाँ से है? तो गोल्डन टेम्पल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, तुगलक वंश कब से कब तक था? तो 1320 से 1414 तक था तुगलक वंश, और इसके पहले शासक थे 1320 से 1325 तक GST, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से लौटकर आ रहा था तो महल में दबकर, जो लकड़ी का महल था जिसका निर्माण जूना खान ने करवाया था, तो इसमें दबकर इसकी मौत हो गई थी। और निजामुद्दीन औलिया को इसने चैलेंज किया था, तो निजामुद्दीन औलिया ने
इसको कहा था कि हनूज दिल्ली दूर है, यानी कि अभी दिल्ली दूर है, तो एक पत्र लिख कर दिया था और इसी महल में दबकर ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इसके बाद तुगलक वंश का नया शासक आया, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक शासक रहा था। और तुगलक वंश का सबसे लास्ट शासक था नसीरुद्दीन महमूद, जो 1395 से 1414 तक रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में इसी के समय हुआ था। अब हम देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसने जितनी भी योजनाएं चलाई वो विपरीत ही हुई, इसलिए सल्तनत काल में इसको पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे, और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद को स्थानांतरित किया था। और दौलताबाद इसने नेम चेंज कर दिया था 1327 में, और सांकेतिक मुद्रा चलाई थी 1329 में। इसने खुरासान अभियान भी किया था, जो असफल हो गया था इराक की सुरक्षा के लिए, और कराचिल अभियान चीन की सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन ये भी असफल हो गया था। इसने दीवान ए अमीर को ही एक कृषि विभाग की स्थापना की थी किसानों की सहायता के लिए, और किसानों को एक ऋण प्रदान किया जाता था जिसे कहा जाता था तकावी ऋण। इसी के शासनकाल में 1333 में इब्न बतूता भारत आया था, जिसने रहला पुस्तक लिखी थी, और ये मोरक्को अफ्रीकी देश का यात्री था। और दिल्ली का काजी या जज बनाकर इसने रखा, और 1342 में राजदूत बनाकर इसको चीन में भेज दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई, और 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा करवाई गई थी। और विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे, संगम, सुलभ, तुलभ और अराविदु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 में, जो 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा या राक्षसी तागड़े का युद्ध हुआ था, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। 11वां क्वेश्चन है, धार किला का निर्माण किसने करवाया था? तो धार किले का निर्माण महमूद तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा करवाया गया था 1395 से 1414 तक, जिसका कार्यकाल था। फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 से 1388 तक सबसे अधिक नहरें खुदवाई थी, लेकिन पहली बार नहरें किसने निकलाई थी? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निकलवाई गई थी। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर और औरंगजेब दोनों ही कहा जाता है। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, और औरंगजेब जैसे उसने महिलाओं को पीर या मज़ारों पर जाने की अनुमति नहीं दी थी, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक ने भी महिलाओं पर अनेक पाबंदियां लगाई थी, इसलिए इसको औरंगजेब कहा जाता है। और इसने कुछ महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए जो जनता के कल्याण के हित के थे, जैसे नहरें खुदवाई, तो इसलिए इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहते हैं। और सबसे अधिक नगर निर्माण भी इसने किए थे, लगभग 300 नगर इसने बसाए थे। और हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण नगर भी हैं, जैसे फतेहाबाद, हिसार इत्यादि शहर इसने बसाए हैं। और पंजाब का फिरोजपुर है, और उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जो चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी इन्होंने बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फुतूहात ए फिरोज शाही। और दिल्ली सल्तनत काल में सबसे भ्रष्ट शासन इसी का था, और इसने एक इतलाक प्रथा चलाई थी जिससे सैनिक भ्रष्ट हो गए थे, इसलिए इसको सबसे भ्रष्ट शासन का दर्जा दिया जाता है। और इसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था, एक तो मेरठ स्तंभ लेख था और एक हरियाणा के टोपरा में था, तो इन दोनों को दिल्ली में मंगवा लिया था। कुतुब मीनार, इसका निर्माण कार्य ऐबक के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था, और ऐबक ने इसकी 1 मंजिल का निर्माण ही करवाया था। बाद में इनकी मृत्यु हो गई, तो इल्तुतमिश ने 4 मंजिल तक निर्माण करवाया। और 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने जब इस पर बिजली गिर गई थी, तो बिजली गिरने के बाद पुनर्निर्माण और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। और 1505 में इसमें दरार आ गई थी, तो सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश का शासक था, इसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में आया था, 4था वंश था, और इसकी स्थापना खिज्जर खान ने करवाई थी, और 1414 से 1451 तक ये रहा था। फिर आया लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा, और 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई, और पहली लड़ाई में भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। दिल्ली सल्तनत
का अंतिम वंश इसको माना जाता है और पहला अफगानी वंश भी इसी को माना जाता है। और बहलोल लोधी जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया था और दिल्ली सल्तनत का एक शासक जिसका सबसे लंबा शासनकाल माना जाता है। मत 38 वर्ष तक इसने शासन किया था। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक ये शासक रहा था। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण मकबरे। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? पानीपत हरियाणा में है। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यहीं पर 2024 में पहला भूमिगत संग्रहालय स्थापित किया गया है और इसको यूनेस्को में 1993 में शामिल किया गया था और ये 4 बाग शैली में निर्मित है। यह उद्यान मकबरा है और एशिया का पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा ही है जिसका निर्माण हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ थी उसके द्वारा करवाया गया था। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में जो आगरा से थोड़ी सी दूर है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। बीबी का मकबरा जो संभाजी नगर या औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये रबिया उद दुर्रानी की याद में बनाया गया था। दक्षिण भारत का ताजमहल इसी को कहते हैं और इसे ही ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। बलबन का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में स्थित है और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा ये भी यहीं पर स्थित है। अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुंगभद्रा बांध ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी पर और इसे ही पंपा सागर भी कहा जाता है। और तुंगभद्रा का प्राचीन नाम था जब विजयनगर साम्राज्य के समय महत्वपूर्ण नदी होती थी तो इसको पंपा नदी के नाम से जाना जाता था। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। मुल्ला पेरियार बांध ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। कलनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा है जो 260.5 मीटर ऊंचा है। भागीरथी भिलांगना के संगम पर उत्तराखंड में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। चमेरा बांध रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैथन बांध बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुड बांध भारत का सबसे लंबा बांध यही है और महानदी पर ओडिशा में स्थित है। भाखड़ा नंगल डैम ये सतलुज नदी पर हिमाचल और पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। वेंगई बांध वेंगई नदी पर तमिलनाडु में स्थित है और सबसे बड़ा बांध है मिट्टी से निर्मित बाकासुर बांध जो काबिनी नदी पर केरल में स्थित है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध ये है भाखड़ा बांध। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन। मैटूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। 15वां क्वेश्चन है ओक्सबो झील। ओक्सबो झील को कहते हैं गोखुर लेक जिसका आकार गाय के खुर के जैसा होता है तो इसको कहते हैं ओक्सबो लेक और ये तब बनती है जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है। और सबसे बड़ी गोखुर या ओक्सबो झील है कांवर झील जो बेगूसराय बिहार में स्थित है। 16वां क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से संबंधित एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसकी स्थापना योजना आयोग के समर्थन के लिए हुई थी जिसकी स्थापना 1950 में 15 मार्च 1950 को हुई थी। और योजना आयोग नीति आयोग जब स्थापना हुई तब तक का अस्तित्व में था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग आने तक यानी कि 2015 तक ये अस्तित्व में रहा था। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है? 1 वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और अगर 1 वर्ष के भीतर केवल मौद्रिक वस्तुओं का कुल मूल्य को काउंट किया जाए तो इसे राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। जीडीपी किस से निर्मित होता है? तो जीडीपी में होता है कंजप्शन यानी कि उपभोग। आई से हो गया इन्वेस्टमेंट। जी से हो गया सरकारी निवेश गवर्नमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर और एक्स से हो गया एक्सपोर्ट। एम से हो गया इंपोर्ट। तो ये सभी जीडीपी में शामिल होते हैं। जीडीपी की गणना किस पर होती है? तो ये वर्तमान मूल्य पर होती है और पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम कब होता है? जब वह जमीन पर सोया हुआ हो। दाब का क्षेत्रफल दाब का
फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगी और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम होगी। और जब मानव शरीर लेटा हुआ होता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब सबसे कम लगती है। तो न्यूनतम दाब कब लगेगी? जब शरीर लेटा हुआ होगा। और अधिकतम दाब कब लगेगी? जब मानव एक पाँव पर खड़ा होगा तो सबसे अधिक दाब तब ही लगेगी। दाब का मात्रक है पास्कल। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CSO4.2H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। और CSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, इसे ही धावन सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3। अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसादर कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है NH4Cl। और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। और घर की छतों का डिज़ाइन बनाने में जो पुट्टी करते हैं, तो छत पर जो डिज़ाइन बनाते हैं तो उनका डिज़ाइन बनाने में हड्डी को जोड़ने में POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण, इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसे नीला तोता कहते हैं। और KMnO4 लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट इसको कहते हैं। 20वां और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वे वाहिकाएं जो ब्लड या हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं धमनियाँ। और शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो धमनियों में बहता है। और सिराओं में अशुद्ध रक्त या जिसमें CO2 युक्त रक्त होता है वो बहता है। पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। और सिरा बॉडी से शरीर को हार्ट तक ले जाने में हेल्प करती हैं। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो ये अपवाद है। और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या एरोटा कहलाती है। और कैरोटिड धमनी सिर व गर्दन के हिस्सों में ब्लड की सप्लाई करती है। उरू धमनी पैरों में ब्लड सप्लाई करती है। और रीनल धमनी किडनी में ब्लड की सप्लाई करती है। और आज का हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, फीमोरल धमनी किस अंग को रक्त की आपूर्ति करती है? तो आज हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो क्योंकि आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। और इस प्रश्न का आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF को भी ले सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।